रहे होंगे, ठीक है। तो हम लेकर हाजिर हैं केमिस्ट्री के पहला चैप्टर का दूसरा भाग। जहां तक पढ़े थे उससे आगे से लेकर चलते हैं और हम समझाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए कल हम यहाँ तक आपको बता चुके थे, जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2SO4 को मिलाने से जिंक सल्फेट और प्लस H2 गैस निकलता है। अब कुछ जो बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उन बातों पर चर्चा करने वाले हैं कि रासायनिक समीकरणों को समझने के लिए क्या क्या जरूरी है। आपको सबसे पहले ध्यान दीजिए, देखिए हम बात बता रहे हैं आपको। लिखा हुआ क्या क्या लिखा हुआ है? रासायनिक समीकरण को अधिक जानकारीपूर्ण बनाना। अगर आप रासायनिक समीकरण बना रहे हैं तो आपके पास जितना जानकारी होगा उतना अच्छा होगा। देखिए पहला पॉइंट क्या है, रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को दिखाने के लिए पदार्थों के संकेतों सूत्रों को ठीक आगे कोष्टक में ठोस के लिए एस, मैंने कहा कि जब बनाते हैं हम समीकरण तो भौतिक अवस्था को दर्शाने के लिए, भौतिक अवस्था जैसे कि ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, जलीय विलयन हो गया, इन सब अवस्थाओं को दर्शाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो कहता है कि ब्रैकेट में यानी कि कोष्ठ में लिखना पड़ता है। जैसे क्या लिखा हुआ है ठोस, तो ठोस के लिए क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में अंदर लिख देंगे क्या? एस लिख देंगे, सॉलिड हो जाएगा, ठीक है ठोस। द्रव के लिए क्या लिख देंगे? एल लिख देंगे। गैस के लिए क्या लिख देंगे? जी लिख देंगे। इसी प्रकार पदार्थ के जलीय विलयन के लिए अगर कोई जलीय विलयन है तो उसके लिए क्या लिख देंगे? ब्रैकेट में AQ लिख देंगे। क्या लिख देंगे? AQ अंकित किया जाता है। तो आपको ध्यान देना है, जब कहीं भी आपको एस लिखा हुआ मिले तो समझना ठोस है, ठीक है। एल लिखा हुआ मिले तो समझना लिक्विड है यानी कि द्रव है, और जी मिले तो समझिएगा कि गैस है, और AQ मिले तो समझिएगा कि एक जलीय विलयन है। वह विलयन जिसमें जल की मात्रा है, तो जलीय विलयन है। इस चारों बातों को आपको समझना बहुत जरूरी है। अब चलिए लेकर चलते हैं, आपको बात करते हैं। देखिए ठीक है, यहां समझिए थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है कि जिंक, तो क्या लिखा हुआ है? एस, यानी कि जिंक जो है क्या है? ठोस है, सॉलिड है, ठीक है ना। जिंक सॉलिड है, प्लस H2SO4 AQ, तो ये कैसा हो गया? आपके जलीय विलयन हो गया, क्योंकि है ना AQ किसको दर्शाता है? जलीय विलयन को दर्शाता है, जलीय विलयन हो गया। अब इधर एरो की तरफ तो ये क्या है जी? तो इसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक, ठीक है, यह है अभिकारक। अभिकारक हो गया एरो के बाई तरफ। अब एरो के इस पार चलते हैं तो क्या बन गया? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट ये भी क्या बन गया? आपको जलीय विलयन बन गया, और प्लस क्या निकल गया? H2 गैस। तो वही बोला कि जब इन संकेतों को लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि ब्रैकेट के अंदर दर्शा देते हैं कि शुद्ध रूप से लिखा हुआ है समीकरण, ठीक है। तो समीकरण कभी भी लिखे, कभी भी बनाए तो ऐसे ही बनाए ताकि आपको बढ़िया से जानकारी हो सके, ठीक है। अब इधर जो बना ये क्या बना? इसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। यह है उत्पाद आपके पास। अब चलिए देखिए, अभिकारक अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी के लिए समीकरणों में प्रयुक्त तीर चिन्ह, कौन सा चिन्ह? तीर का चिन्ह, जो निशान आपको दिख रहा है, तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे दाब, तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे दाब, ताप, सांद्रण, उत्प्रेरक आदि शर्तों का निर्देश किया जाता है। अगर आप किसी भी समीकरण को बना रहे हैं तो समीकरण में ध्यान के देना है आपको कि समीकरण बनाते समय बाई तरफ क्या होता है आपको? तो बाई तरफ होता है अभिकारक, ठीक है, बाई तरफ क्या होता है? अभिकारक, और दाई तरफ क्या होता है? उत्पाद। इस बात तो समझ गए होंगे। लेकिन कहता है ना कि अगर आपको दर्शाना है, किसको किसको? आपको दर्शाना है दाब को, उसके बाद क्या? ताप को, या कितनी सांद्रता है, ठीक है, जलीय कितनी सांद्रता है, या उत्प्रेरक को दर्शाना है, तो तीर के जो निशान दिया हुआ है ना, इस तीर के निशान के ऊपर और नीचे आप लोग क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं। यही बात करा है कि ऊपर देखिए दाब रखा हुआ है, ताप रखा हुआ है, इसी तीर में आपको क्या डालना है? टेम्परेचर डालना है, प्रेशर डालना है, तब जाकर इधर निकालना है उत्पाद को, ठीक है। तो दाब या टेम्परेचर के यहाँ प्रयोग करेंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे आपको कंफर्म करवा देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, चलते हैं अगले पड़ाव पे। क्या कहता है? देखिए बात समझिए, दाब ताप समझ गए ना। अब देखिए क्या कह रहा है, बोला यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस निकलती है तो समीकरण में गैस से सूत्र के ठीक बाद चिन्ह इस तरह, मैंने ऊपर की ओर एरो दिखाया जाता है, एरो दिखाया जाता है। हाँ ध्यान दीजिए, ऊपर की ओर एरो दिखाना, इस तरह का एरो दिखाना, इसका मतलब समझते हैं कि गैस बाहर को क्या हो रहा है? निकल रहा है।
इसका मतलब क्या समझना है कि गैस बाहर की ओर निकल रहा है। ये किस तरफ दर्शाना है? अभिकारक की तरफ नहीं, उत्पाद की तरफ दर्शाना है, क्योंकि अभिक्रिया के बाद गैस निकलती है, उसके पहले नहीं। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए, जैसे जिंक हो गया और H2SO4 हो गया, तो जिंक और हाइड्रोजन सल्फेट में क्या हो जाएगा आपको, H2SO4 में क्या हो जाएगा आपको, जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, रिलीज होगा, कहां निकल जाएगा, वायुमंडल में चला जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना? H2SO4 है ना, यहां लिख दिया 2, चलिए टाइपिंग में मिस्टेक हो गया भाई, H2SO4। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस कहां हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इतना बात समझ गए? चलिए आगे पॉइंट देखिए, कहता है कि यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई उत्पाद अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाता है, अवक्षेप के रूप में क्या होता है, पृथक, पृथक में क्या होता है, अलग होना, क्या होता है, अलग होना। अगर कोई उत्पाद है ना, कोई अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई उत्पाद अवक्षेप के रूप में, किस रूप में, अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है, तो उस उत्पाद के संकेत, तो उस उत्पाद के संकेत के सूत्र के बाद एरो नीचे की ओर, कहां की ओर, नीचे की ओर, यानी तीर के निशान नीचे की ओर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें निकलता नहीं, उसमें अंदर की ओर खींच लेता है, सोख लेता है। समझे बात? जो अंदर की ओर, हम जब पढ़ेंगे ना उष्मा छेपी, उष्मा शोषी, इसके आगे बाद आएगा तो पढ़ेंगे, तो उष्मा शोषी मतलब क्या होता है, उष्मा को सोखना, उष्मा छेपी मतलब क्या होता है, उष्मा को निकालना। तो जब ऐसा आएगा ना प्रश्न, तो उसमें पढ़ेगा कि जब बाहर निकालेगा तो ऊपर की ओर एरो जाएगा, और जब अंदर खींचेगा तो एरो नीचे की ओर आएगा। बस इतना बात समझना है। अब यहाँ ध्यान लिखिए, क्या लिखा हुआ है, AgNO3। Ag का मतलब क्या होता है, सिल्वर। NO3 का मतलब क्या होता है, नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को अभिक्रिया कराया जा रहा है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक के साथ, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक के साथ। अब जो बना ना, ये क्या बना है, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। ये क्या बना, तो ये बना आपका अवक्षेप। ये क्या बना, अवक्षेप बन गया। ठीक है ना, ये बन गया आपका अवक्षेप। ठीक है, तो अवक्षेप हो गया, तो अवक्षेप में तीर कहां जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो अवक्षेप जहां लगे नीचे की ओर एरो का निशान कर देना है। अब इधर क्या बन गया, बाई नाइट्रेट। क्या बन गया, बाई नाइट्रेट। हाइड्रोजन जब भी लगे ना, तो उसको बाई कर सकते हैं पहले लगने के बाद, या तो फिर क्या सकते हैं, इसको हाइड्रोजन नाइट्रेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हाइड्रोजन नाइट्रेट या बाई नाइट्रेट ये बच गया यहाँ पे। अब देखिए आगे चलते हैं, इतना क्लियर है ना, अब इतना क्लियर है, इसके आगे कहानी देखिए, समझिए बात। अब ध्यान दीजिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया दर्शाने के लिए अभिकारक और प्रतिफल के बीच विपरीत दिशाओं में निर्देश, दो तीर विपरीत दिशा में, एक प्रतिफल की तरफ और एक उत्पाद की तरफ, दोनों की तरफ एरो का चिन्ह लगाना पड़ेगा आपको। चिन्ह लगाएं, जैसे यहां दिखाया गया है, ठीक है ना, यहां दिखाया गया है। जैसे क्या है आपको, N2 क्या है, नाइट्रोजन, N2 नाइट्रोजन, और H क्या, हाइड्रोजन। यहां क्या बन गया, HN3, इसको क्या बोलते हैं, अमोनिया। क्या बोलते हैं, अमोनिया। अगर सॉरी NH3 क्या हो गया, अमोनिया। लेकिन हो जाए NH4 तो बोलेंगे क्या, अमोनियम। क्या बोलेंगे, अमोनियम। इसको बोलेंगे अमोनिया, इसको बोलेंगे अमोनियम। ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट में कुछ ना कुछ रहस्य छिपा हुआ है। इसको बोलेंगे अमोनिया, इसको बोलेंगे अमोनियम। अब देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को तो खाली लिख नहीं सकते हैं N, उसको भी N2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो H है, H को भी खाली नहीं लिख सकते H हम, उसको भी H2 लिखना पड़ेगा। बताया था आपको कि O में वो 2 लगाना पड़ेगा, H में H2 लगाना पड़ेगा, N में N2 लगाना पड़ेगा, Cl में 2 लगाना पड़ेगा, F में 2 लगाना पड़ेगा। बताए थे ना, ऋण मूलक धन मूलक। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ क्या बनाया, तो यहाँ एरो के निशान किधर है, दोनों तरफ है। एरो के निशान किधर है, दोनों तरफ है कि नहीं। अब देखिए, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाले सूचनाएं, जब रासायनिक समीकरण करते हैं तो क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। ध्यान दीजिए, किसी रासायनिक समीकरण से हमें निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। पहला, यह अभिकारक एवं उत्पादों के संकेत
सूत्र की जानकारी देता है। जब अभिक्रिया बनाते हैं, जब रासायनिक समीकरण बनाते हैं, तो हमको पता चलता है क्या, संकेत पता चलता है और सूत्र पता चलता है। संकेत पता चलता है और सूत्र। जैसे पता कर लिए कि सोडियम हम लिख दिए, तो सोडियम का संकेत क्या होता है, Na। Na कब पता चलेगा, जब हम रासायनिक समीकरण को बनाएंगे तब पता चलेगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि सूत्र बनाना है तो NaCl लिख दिए, साधारण नमक लिख दिए NaCl, तो NaCl क्या हो गया, अब लिखेंगे उसको क्या, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, शब्द वाला है कि संकेत वाला है, शब्द वाला है ना। लेकिन जब लिख देंगे सोडियम क्लोराइड को हम NaCl, तो ये भी तो सोडियम क्लोराइड है, लेकिन क्या हो गया, ये संकेत वाला हो गया। तो यही बोल रहा है कि क्या करते, सबसे पहले समझते हैं कि या तो संकेत मिलेगा या तो आपको क्या मिलेगा, सूत्र मिलेगा। समझ गए। आगे दूसरा पॉइंट देखिए, कह रहा है कि यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थों भाग ले रहे हैं। मतलब कह रहा है कि यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन सा पदार्थ भाग लिया है और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ का निर्माण हुआ है। दोनों बात पर ध्यान देना है कि अभिक्रिया जब कराने जा रहे थे तो उससे पहले कौन भाग लिया। जैसे बात समझिए कि हम लिख दिए Na, फिर क्या लिख दिए हम Cl, ठीक है, इधर क्या लिख दिए NaCl। अब बात समझिए कर रहा है कि क्या क्या बनता है और क्या क्या होता है, ठीक है। तो कह रहा है अभिक्रिया के फल, यहां ही देख लीजिए आप, इसमें समझ लीजिए बात को। कह रहा है कि अभिक्रिया के पहले कौन कौन सा भाग लिया, तो नाइट्रोजन लिया और हाइड्रोजन लिया, और उसके बाद क्या बना उत्पाद के रूप में, तो अमोनिया बना। बना कि नहीं बना। तो ध्यान ये भी देना है कि अभिकारक में कौन कौन भाग लिए और उत्पाद में कौन कौन बना। ये सब बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे, मेरा जो रासायनिक समीकरण बनाने का जो तरीका है वो सफल नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे क्या है, कह रहा है कि देखिए, यह अभिक्रिया के पूर्व अभिकारकों के परमाणुओं एवं, यह अभिक्रिया के पूर्व माने अभिक्रिया होने से पहले जो अभिकारक के क्या है, परमाणुओं, क्या है, परमाणुओं एवं अणुओं की अपेक्षित संख्या की जानकारी देता है। माने आपको बताना है कि कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है, ये कहाँ पहले देखना आपको, अभिकारक में, कि अभिकारक में कितने हाइड्रोजन है, कितने अमोन क्या है, नाइट्रोजन है, कितने फास्फोरस है, कितने सोडियम है, कितने क्लोराइड है, जो भी हो इसको देखना है। और उसके बाद फिर चेक करना है कि जब हम अभिक्रिया करा दिए तो उत्पाद में फिर उसकी संख्या कितनी है। अगर संख्या बराबर नहीं है तो समीकरण संतुलित नहीं है, संख्या बराबर नहीं है तो समीकरण संतुलित नहीं है, और अगर संख्या बराबर है तो समीकरण संतुलित है, ठीक है। तो फलस्वरूप हाँ जानकारी देता है, यह अभिक्रिया के बाद निम्नलिखित उत्पादों के परमाणुओं एवं अणुओं की अपेक्षित संख्याओं संख्याओं की जानकारी देती है, ठीक है। देखिए जानकारी देती है, ठीक है। यह अभिक्रिया के बाद निर्मित उत्पादों के परमाणुओं एवं अणुओं के परमाणुओं एवं अणुओं की अपेक्षित संख्याओं की जानकारी देता है, ठीक है ना। कि मतलब कि परमाणु की संख्या कितनी थी और अभी कितनी है। अपेक्षित मतलब उससे तुलना करता है कि जब अभिकारक के रूप में उसको लिए थे तो है ना, अभिक्रिया से पहले परमाणुओं की संख्या कितनी है और अब अभिक्रिया करा चुके हैं तो परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो दोनों तरफ हमको बराबर करना पड़ता है, ठीक है ना। अब आपसे कोई कभी पूछे कि बताइए कि जब समीकरण को संतुलित करते हैं, बनाते हैं, तो वहां कौन सा नियम काम करता है, तो आपको बताना है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम काम करता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम काम करता है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, यह अभिकारकों और उत्पादों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। किसको किसको, अभिकारकों और उत्पादों के मोलों के, कि कितना अनुपात है और कितना होना चाहिए, इसकी जानकारी देता है, रेशियो। आगे क्या है, यह अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का अनुपात बताता है। क्या बताता है, द्रव्यमानों का अनुपात। यही बताएं कि इसमें कौन सा नियम चलता है, तो द्रव्यमान संरक्षण नियम। अगर जो अनुपात था वही अनुपात रह गया तो समीकरण संतुलित है। अगर अनुपात बदल गया, कहीं मामला गड़बड़ हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब यहां समझिए, ध्यान दीजिए, कुछ समीकरण के माध्यम से आपको समझाने जा रहे हैं। यहां देखिए, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है।
देखिए, यह गैसीय अभिकारकों और उत्पादों के अपेक्षित आयतन की जानकारी देता है। किसको? गैसीय अभिकारकों और उत्पादक, इसमें गैस की बात कर रहा है, ठीक है ना। अपेक्षित आयतन की जानकारी देता है। पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, नाइट्रोजन N2 है ना प्लस हाइड्रोजन H2 को जब अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? अमोनिया प्राप्त होता है। अब ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन में परमाणुओं की संख्या कितनी? 2। कितना लिखा हुआ है? N2 लिखा हुआ है जी, N2। तो कितना हो गया नाइट्रोजन? 1 2 2 है कि नहीं? N2 का मतलब कितना? 2। तो नाइट्रोजन में परमाणु की संख्या कितनी? 2। हाइड्रोजन में कितनी परमाणु की संख्या? 6। कितना है? 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 हो गया। परमाणु की संख्या कितनी? 6। अब उधर चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। इधर देखिए, अमोनिया, तो अमोनिया में कितना होना चाहिए? मेरे पास नाइट्रोजन 2 होना चाहिए। देखिए ये 2, नाइट्रोजन 2 हो गया, हो गया। और यहां से देखो हाइड्रोजन के लिए 2 3 6, तो बराबर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? तो बराबर होना चाहिए। अब देखिए, नाइट्रोजन का 1 मोल, नाइट्रोजन का कितना? 1 मोल, एक ही तो नाइट्रोजन ना। N2 का मतलब 2 नाइट्रोजन मत समझना, ठीक है ना। 1 मोल, ठीक है। और इसके बाद देखिए H3 3 मोल, कितना? 3 मोल। यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, ध्यान दीजिए। 3H लिखा हुआ है। अगर H2 हो तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन मत समझिए, एक समझिए। अगर 3H लिखा हुआ है ना, 3H2, समझिए कि 3 हाइड्रोजन है। कितना है? 3। तो यहाँ देखिए, नाइट्रोजन का 1 मोल और हाइड्रोजन का 3 मोल, टोटल कितना मोल? 2 मोल। माइनस हो गया? माइनस नहीं हुआ? आप देखिए यहां से दोनों मिलाकर सेम ही है, बात वही तो है ना। अब देखिए यहां 28 ग्राम, सोचिए 28 ग्राम नाइट्रोजन, 28 ग्राम नाइट्रोजन, कितना? 28 ग्राम। अब ई क्या है? यही है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु मास, द्रव्यमान यही है, ठीक है ना, वेट, ठीक है। यही है आपको द्रव्यमान, 28 ग्राम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 ना। परमाणु भार कितना? 14। द्रव्यमान कितना? 14। लेकिन लगा हुआ कितना है? 2। तो 2 से करें क्या मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा ये? 28। क्या 28 लिखा हुआ? 28 ग्राम है, 28 ग्राम। अब यहां ध्यान दो, 6 ग्राम हाइड्रोजन, कितना? 1। परमाणु भार कितना? 2 है, कितना? 3। 3 गुना के 6 है कि नहीं? 3 गुना के 6, तो 6 लिखा हुआ है यहाँ, 6 ग्राम। अब यहां देखो, यहां ठीक यहां देखो, ठीक इसी प्रकार यहां दिया हुआ है। तो हम क्या बोले कि द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है कि जब इन दोनों द्रव्यमान को जोड़े तो उधर जो आ जाए वो क्या आ जाए? बराबर आ जाए। अब देखो 28 और 6 को जोड़ेंगे, कितना? 34 आएगा। तो जब 34 आया तो समीकरण एकदम मस्त है, स्वस्थ है और फर्स्ट क्लास है। जब 34 आया तो समीकरण क्या है? एकदम बढ़िया है ना। अब देखो, एक आयतन यहां दिया हुआ है, इसका नाइट्रोजन का 1 आयतन, हाइड्रोजन का 3 आयतन, और यह क्या लिखा हुआ है? 2 आयतन। यहां देखो टोटल कितना लगा हुआ है? 2 है ना। आगे यहां देखो 2 लगा हुआ है, यहाँ 3 लगा हुआ है, और यहाँ 1 लगा हुआ है। बात समझ आया? मुख्य रूप से आपको ध्यान देना किस पे? द्रव्यमान संरक्षण नियम पर, कि ये दोनों क्या हो जाए? आपस में बराबर हो जाए। और प्लस में क्या आपको देना ध्यान? ये वाला परमाणुओं पर, परमाणुओं की संख्या पर। ये दोनों चीज को आप देखेंगे तो आप कभी गलत नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, ध्यान दीजिए। आगे है रासायनिक समीकरणों के लाभ। अगर रासायनिक समीकरण करते तो क्या लाभ होते हैं? तो रासायनिक समीकरण के निम्नलिखित लाभ हैं, निम्नलिखित लाभ है। पहला देखिए क्या है, इससे समय एवं कागज की बचत होती है। क्या होती है? समय और कागज की बचत होती है। समय, अगर आपको लिखने जाए
रासायनिक समीकरण दो प्रकार के, एगो शब्द एगो संकेत। शब्द वाला जब लिखने जाए रासायनिक समीकरण तो क्या होगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप लिखिएगा सिल्वर नाइट्रेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लिखिए लंबा चौड़ा, तो लिखने में समय भी जाएगा और कागज भी जाएगा, लिखने में समय भी जाएगा और कागज भी जाएगा और ऊपर से स्याही भी जाएगा, सब जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ संकेतों में दर्शा देना है तो उसमें कुछ नहीं जाएगा। जैसे AgNO3 प्लस HCl, तो शॉर्ट में लिखा भी जाएगा और कागज भी क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। तो वही लिखा है कि क्या होता है, सबसे पहले बात इसमें समय और कागज की क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है, रासायनिक समीकरण की सहायता से उत्पादों की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमान की गणना ठीक ठीक से की जाती है। अगर आप संकेतों में लिखिएगा, आप लिखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिए, रासायनिक समीकरण लिखिएगा तो द्रव्यमान जो होता है ना, आवश्यक अभिकारकों के गणना, द्रव्यमानों की गणना, अगर संकेत में लिख के द्रव्यमान की गणना करना चाहेंगे तो ठीक ठीक कर सकते हैं। जैसे कि हम लिख दिए कि H2, अभी बताया ना N2 और प्लस क्या होता है H2, ठीक है, तो इसका मतलब क्या बनता है, यहाँ NH3 बनता है। लेकिन देखिए NH3 तो बन गया, अब N2 दो को है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 गो, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसे लिखे तो हमको बताना बड़ी आराम था, लेकिन आप खाली लिखते कि नाइट्रोजन और प्लस हाइड्रोजन और बराबर लिखते कि अमोनिया। अब कैसे आप तुलना करते हैं कि कितना परमाणु है, कितना द्रव्यमान है, देख सकते थे। तो यही समीकरण का क्या हो गया, फायदा। तीसरा क्या है, सभी जगह एक ही रासायनिक संकेतों का द्रव्यमान होता है, सभी जगह एक ही रासायनिक संकेतों का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। अतः रासायनिक समीकरणों की जानकारी प्राप्त करने में किसी को कोई कठिनाई नहीं होती है। अगर रासायनिक समीकरणों की जानकारी प्राप्त करना है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि सभी जगह रासायनिक संकेतों का प्रयोग होता है। अब ध्यान दीजिए, चलते हैं अगले पड़ाव के ऊपर। देखिए रासायनिक समीकरण की सीमाएं, क्या है इसकी सीमा, ध्यान दीजिए। कह रहा है रासायनिक समीकरण की सीमाएं, पहला, रासायनिक समीकरण से अभिकारकों एवं उत्पादों की, अभिकारकों उत्पादों की सांद्रता ज्ञात नहीं होती। कह रहा है ना कि रासायनिक समीकरण से अभिकारकों एवं उत्पादन की सांद्रता को हम ज्ञात नहीं कर सकते। सांद्रता समझते हैं, सांद्रता 9th क्लास में पढ़ना था, सांद्रता 9th क्लास में सांद्रता पढ़ना था, उसमें अब चुक गए है ना। तो 9th क्लास में जैसे कि चीनी उनी बोलते हैं, चीनी, तो जितना गाढ़ा होगा सांद्रता उतना ज्यादा होगा। एक शरबत की सांद्रता ज्यादा हो सकती है कि जो जिलेबी छानता है उसके सीरा की सांद्रता ज्यादा होगी। हाँ, सीरा की सांद्रता ज्यादा होगी ना। हाँ, ये सब बात समझना है आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया के तीव्र या मंद होने की दर का पता नहीं चलता। अब रासायनिक समीकरण जो होता है ना, उससे दो बात देखिए, अभिक्रिया में तेजी आ रहा है कि अभिक्रिया में धीमे धीमे काम हो रहा है, इस बात पर ध्यान देना, ठीक है, इसका पता नहीं चलता है, ये होती है। तीसरा क्या, रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की पूर्णता या पता नहीं चल पाता, रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की पूर्णता पता नहीं चल पाता है, पूर्ण रूप से पता नहीं चल पाता है। अब जो बात बताने जा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना 10th क्लास का केमिस्ट्री ही अधूरा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इस बात को बड़ी गौर से समझने का प्रयास करें, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, देखिए ध्यान दीजिए, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है, इस पर गौर कीजिए। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती है। पहला देखिए क्या है, संयोजन अभिक्रिया, पहला क्या है, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन। संयोजन नहीं कहता कि बड़ी संयोग होलवा के तू मिल गेला, बड़ी संयोग होलवा कि तू मिल गेला, तो मिल गेला मतलब कोची,
डबल हो गया। संयोग से वो मिला तो अकेले थे तो कितना हो गया, डबल हो गया। तो बस ये समझना है कि संयोग के मतलब कि मिल जाना माने डबल हो जाना, आपस में जुट जाना। और ने कहता कि बड़ा वियोग हवा जी बहुत दुख हवा, माने कोई चीज टूट जाना, कोई चीज टूट जाना। ये टूट गल थी माने कोई चीज अपघटन। संयोजन माने जुटना और अपघटन माने टूटना, और वियोजन माने भी क्या होता है, टूटना ही, वही बात होता है। ठीक है, अगला क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन, देखो विस्थापन का मतलब होता है स्थान में परिवर्तन, स्थान में परिवर्तन। अगर आप यहां बैठे हैं और यहां से उठ के वहां बैठ गए तो आपका विस्थापन हो गया, परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, विस्थापन यानी स्थान में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। द्विव विस्थापन, दूगो स्थान में परिवर्तन। बात समझिए, ये कह रहा है कि विस्थापन तो बैठ गया जाके, विस्थापन मैंने अकेले बैठ गया। द्विव विस्थापन माने दोनों स्थान बदल दिया, एक को नहीं दो को स्थान बदल दिया। तीन विस्थापन बोलता तो तीन तीन को स्थान बदल देता। ठीक है, अब बोलता है अवक्षेप का अवक्षेपन अभिक्रिया। अवक्षेपन अभिक्रिया, इसमें अवक्षेप का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे कि बताए थे नवीन कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और प्लस Cl2 क्लोरीन गैस बताए थे। तो जो क्या बनाया था, सिल्वर क्लोराइड बनाया था। तो सिल्वर क्लोराइड क्या था, एक अवक्षेप था। और जहां एरो का चिन्ह क्या लगा था, नीचे की ओर, बताए थे ना, AgCl, और उसके बाद एरो का चिन्ह कहाँ लगाए थे, नीचे की ओर लगाए थे ना। तो ये अवक्षेप बनने की प्रक्रिया है। ठीक है, उसके बाद क्या, उष्मा छेपी। उष्मा छेपी, उष्मा को बाहर फेंकने वाले को क्या कहते हैं, उष्मा छेपी। अब हमारे अंदर कौन सी विक्रिया होती है, उष्मा छेपी की उष्मा शोषी। आप लोग भी देख रहे हैं ना, कमेंट में डालिएगा कि कौन सी विक्रिया होती है, उष्मा छेपी की उष्मा शोषी। हम उष्मा को छोड़ते हैं कि फेंकते हैं, अब कौन सी विक्रिया होती है भाई, आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। उष्मा छेपी मतलब उष्मा को क्या हुआ, बाहर फेंक दिया। और उष्मा शोषी, उष्मा शोषी का मतलब क्या, उष्मा को अपनी ओर खींच लिया, सोख लिया। ठीक है ना, उष्मा शोषी मतलब उष्मा को अपनी ओर खींच लिया। अब क्या है, उपचयन एवं क्या, अपचयन। उपचयन एवं क्या, अपचयन। एक में क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग, और एक में क्या होता है, ऑक्सीजन का वियोग। एगो में ऑक्सीजन सटेगा तो एगो में ऑक्सीजन हटेगा, एगो में हाइड्रोजन सटेगा तो एगो में हाइड्रोजन हटेगा। अब कैसे हटेगा कैसे सटेगा, चलेंगे इसके पड़ाव पे तो आपको समझाते हैं। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, संयोजन अभिक्रिया दिखाई पड़ रहा है ना, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मैंने कहा जुटेगा कि टूटेगा, जुटेगा ना। बड़ा संयोग होला भाई कि तो मिलला, आवा तनी गला वाला मिलला, ऐसे मिलन भार गला तो पहुंचे गेले, जुट गल थी ना। पहले गेल थी, जुट गल थी। अब मिलल हला, मिलल हलक, अब कोई दुश्मनी कोई दोस्ती में दरार डाल दिया तो कौची हो गल थी, टूट गल थी, फूट गल थी। एक ओने रूस के बैठल है ऐसे, एक ओने रूस के बैठल ऐसे, बोल चले है बंद, कौची हो गया, वियोजन हो गया, टूट गया, अपघटन हो गया दोनों का। अपघटन माने हाथ गोड़ घर के गिर मत गया, ऐसा ना समझना। ठीक है, अब ध्यान दो, कह रहे संयोजन अभिक्रिया वह विक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण मूल से बिल्कुल क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। कह रहा है कि वह विक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और जो पहले पदार्थ था उस पदार्थ से इस पदार्थ का गुण क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो ऐसा विक्रिया क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब एक या दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसे विक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, सामान्य सूत्र इसका क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी या एरो, और क्या लगा है, ए बी। माने ए और बी दोनों अलग अलग था, लेकिन बाहर जाकर दोनों क्या हो गया, चिपक गया। हाँ ना समझ ला, जैसे बात समझा कि बात कब चाहिए, देखा और दूर गुरु देख लिया, हाँ होतबा का बात समझा कि कोई औरत नैहर जाती है, नैहर जाती है, ठीक है। अब नैहर जा रही है तो औरत को जो है ना, प्राकृतिक देन है कि रोने का जो आदत है ना वो है। तो मान लो कि वो उधरों से औरत आ रही थी और इधरों से ही जा रही थी, तो दोनों अलग अलग दिशा से आ रही थी।
लेकिन हुआ दोनों का संयोग कि दोनों गई मिल। अब बहुत दिन के बाद मिली होगी। अब अगर नैहर वाला मामला चलेगा तो दोनों क्या करेगा, गला मिल के भारदम रोएगी, है ना, रोएगी ना। क्यों? क्योंकि दोनों का क्या हो गया, संयोग। अब यहाँ वही हाल होगा, ये आवे थन कहाँ से, आवे थन कहाँ से, और दोनों देखो ना आपस में मिल गई थी, इधर से आवे थी इधर से, दोनों आपस में मिल गई थी, और मिलने के बाद दोनों गला लग के अब भारदम रोत थी। तरोइला के बाद कुछ थुन एगो, एक ही को ना। तो यही हो जाता है क्या, समान सूत्र। उदाहरण देखिए, कोयला का जलना, कोयला का जलना, ठीक है ना, कोयला का जलना। यहां देखिए कार्बन क्या लिखा हुआ है, कार्बन, सी मैंने कहा कार्बन। और कार्बन क्या होता है, ठोस होता है, लिक्विड होता है, कुछ होता है ठोस, इसलिए क्या लिखा हुआ ब्रैकेट में एस, बताया था ना अभी। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, एक गैस, तो क्या लिखा हुआ है O2। हम बताए थे किसमें O2 लगेगा भाई, है ना, ऑक्सीजन। अगर क्या मिलेगा, एरो के बाद क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। देखा ये अलग एल्थन, जीत मार ले एल्थन। अब एक बात और ध्यान दीजिए कि इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है, और इसका गुण अलग है, अलग है। देखो ध्यान दो, ये कह रहा कि हम क्या थे, हम ठोस थे जिसको कोई पिघला नहीं सकता है, हम ठोस थे जिसको कोई पिघला नहीं सकता है। कोयला कौन पिघलाएगा जी, पिघला नहीं सकता है। और कहा कि गैस है, हमको कोई मिला नहीं सकता है, हम उड़ते रहते हैं। एक और चीज ठोस है, हमको कोई पिघला नहीं सकता है, हम ठोस अवस्था में रहते हैं। ये बोला कि हम गैस हैं, हमको कुछ मिला नहीं सकता है, हम उड़ते रहते हैं। लेकिन कहा कि रसायन शास्त्र में ऐसा नहीं चलता है, तो ठोस रहा चाहे मुलायम रहा चाहे कैसनो रहा, से मतलब ना हो, मिले पड़ताऊ, जब दुख हतो तो मिले पड़ताऊ। आखिर इस दोनों को मिलन हुआ, और मिलन होने के बाद एक कार्बन भी देखो गैसे में चला गया, चल गया कि नहीं चला गया, कार्बन भी गैसे में चल गया। इसको बड़ी घमंड था कि हम गैस नहीं बनेंगे, और इसको भी घमंड था कि हम ठोस के साथ नहीं मिलेंगे। लेकिन देखो ये ठोस के साथ मिला और ये गैस भी बन गया, और देखो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक गैस है, ठीक है ना। वायुमंडल में कितना पाया जाता है, 0.03%। वर्तमान समय बढ़ने वाली इसकी संख्या 0.04% होने वाली, ठीक है। क्या बन गया, यानी कार्बन और ऑक्सीजन का जब संयोग होता है, संयोजन होता है, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब देखो जल का बनना, जल माने पानी, वाटर, ठीक है। तो H2 ये क्या हो गया, गैस, और ये क्या हो गया, O2 गैस। तो खरे यानी कि तो कहानी ठीक हो बाबू, नैहर के बात हो मिल जब, काहे कि गुण धर्म एक ही हो, डीएनए सबके एक ही हो, है ना। एकर भी गैस वाला डीएनए, एकर भी गैस वाला डीएनए, तो चलो नैहर के बात है, फूट फूट के रोएगा दोनों मिलके। और दोनों फूट फूट के रोएगा तो कौची बहेगा, आंसू बहेगा जी। अब आंसू कैसन होता है, पानी, लिक्विड। तो देखो आंसुए बहाया दोनों मिल मिल के, फूट फूट के, इधर कौची बन गया, लिक्विड बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, ये भी गैस, ये भी गैस। लेकिन दोनों इतना फूट फूट के रोने शुरू कर दिया, मिला नैहर के बाद था, बड़े दिन के बिछड़ल था, मिल गया, इतना फूट फूट के रोया कि क्या बन गया, आंसू बन गया। आंसू क्या होता है, पानी के रूप में होता है, यानी कि H2O। अब H2O क्या मतलब, लिक्विड, इधर गैस, इधर गैस, इधर क्या बन गया, लिक्विड। है बात समझ में। चलिए अब ध्यान दीजिए कि क्या बात है। अब करे चूना पानी, तीसरा चूना पानी, बुझा हुआ चूना का बनना, चूना पानी, इसको देखिए बोलते हैं शुष्क चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। और है कैसा ये, ठोस, है कैसा ये, ठोस, ठीक है, ये ठोस है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, क्या है, लिक्विड। अब बताओ कि सूखल चूना में पानी डालेंगे तो खदखदेबे करेगा, है ना। सूखा चूना में पानी डालेंगे तो खदखदाएगा, और खदखदाइला के बाद कैसे बन जाएगा, गीला बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। सूखल पानी में, सूखल बोल रहे सॉरी, सूखल चूना में अगर पानी को डाल दें तो खदखदाएगा, और खदखदाइला के बाद क्या बन जाएगा, गीला। तो पानिया तो एक में रह गया हो, तो चुनवा था सूखल और डाल दिए पानी, तो चुनवा कुछ हो गया, बुझ गया। अगर कुछ कहेंगे बुझल चूना, अगर कुछ कहेंगे सूखा चूना, इसको बोलेंगे बुझा चूना। शुष्क चूना का मतलब क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझा चूना का मतलब क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है। ये सूत्र होता है, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। चलिए अब इतना बता दिए
इसका अब अगले पार्ट में देखिएगा, ताकि थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रहे हैं ना, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।